हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एओजी की लाइब्रेरी पर। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि 16 दिसंबर से सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सभी का एग्ज़ाम है। तो पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से पेपर करके आइएगा। जिनके दोनों पेपर हैं वो दोनों पेपर अच्छे से कीजिए, जिनका सिर्फ फर्स्ट पेपर है वो अच्छे से सॉल्व करके आइएगा। चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। इसमें हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009 में जो आया है, ठीक है ना। एक्ट देखो, नियम कायदे कानून जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। टीचर्स के लिए जरूरी है, क्यों? वरना वो अपनी मनमानी कर लेंगे। और बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्यों? वरना वो अपनी मनमानी कर लेंगे, ठीक है ना। तो सामंजस्य तो बैठाना पड़ता है, तो उसके लिए एक्ट और नियम कायदे कानून लाने पड़ते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही जाता है। एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी हेल्प हो जाएगी और मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। मैं इतने में ही खुश हो जाऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसका आरटीई, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। 2009 में ये एक्ट आया था, कंपलसरी है। और ये ठीक है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी अनिवार्य है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करनी ही है। ये हर राज्य का कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए, ठीक है। अच्छा देखो, ये एक्ट तो बहुत बड़ा है, पूरा तो पढ़ने बैठोगे नहीं, तो फिर क्या करोगे? इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओ, लास्ट मोमेंट पे वही काम आता है, वही आप याद रख पाओगे। पूरा याद भी नहीं कर पाओगे, पूरा रिवीजन भी करने में प्रॉब्लम होगी। पता चला अभी बहुत पढ़ने बैठे, रिवीजन पुराना कर नहीं पाए, भूल गए, ठीक है ना। तो लास्ट मोमेंट पे मेन रिवाइज किया जाता है, ठीक। तो निःशुल्क और अनिवार्य मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देना है। 2009 के एक्ट में यही बोला है, जैसे आरटी एक्ट बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करेंगे जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को आया था, बोलो हाँ। 2010 को 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ है। तो पूछ सकते हैं, तो देखो क्या होता है, एक्ट जिस सन में आता है इंप्लीमेंट उसके 1 साल बाद ही हो पाता है, टाइम लग जाता है ना इंप्लीमेंट होने में, ठीक। तो 2010 में ये लागू हुआ था, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा जो था संशोधन किया गया, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और ये सन 2002 में आया था, उसको संशोधित किया गया है। फिर जाके 2009 में एक्ट लाया गया है और 1 अप्रैल 2010 को ये पारित मतलब इंप्लीमेंट किया गया है, बोलो हाँ। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष, मैं बता चुका हूँ। जो 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करो और कंपलसरी करो कि बेटा पढ़ लो, ठीक है ना। पढ़ाई से ही भला होगा, थिंकिंग अच्छी होगी, सोच पाओगे सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए देखो, बच्चों को पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो सोच पाए सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना। माइंड अच्छा हो जाए, दिमाग अच्छा हो जाए, क्षमताएं बढ़े, कैपेबिलिटीज बढ़े, इसलिए तो पढ़ाया जाता है और इसलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान संशोधन किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद किस आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो वो है 21A 21A। और कौन से संशोधन? तो 86वें नंबर के। किस सन में हुआ? 2002 में हुआ। कौन सा एक्ट आया? 2009 में आरटी एक्ट आया। कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 2010 को हुआ, बोलो हाँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A यानी 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार का जो है वो दर्जा दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट है भाई एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट है किनका? बच्चों का। उनका अपना ये मौलिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, वो भी निःशुल्क। अब जो बच्चे जिनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है या सबकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सेम नहीं होती है, कुछ बच्चे गरीब होते हैं बेचारे, तो उनका भी तो अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाए, नहीं, ये गलत होगा इग्नोर करना। भाई उनका मौलिक अधिकार है तो उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये सरकार 2009 में ये एक्ट लेके आई है। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, तथा देखो एक्ट कैसे पास होता है, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, दोनों सदन से जब पास हो जाए उसके बाद ये विधेयक बनता है, राष्ट्रपति साइन करता है, बिल बन जाता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो राज्यसभा में 2009 में और 2009 4 अगस्त को लोकसभा में ये एक्ट को पारित किया गया। उसके बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए और ये एक्ट बनी। कोई भी बिल एक्ट कब बनता? बताइए, कोई भी विधेयक कब बनता है? पहले राज्यसभा में पास हो, फिर लोकसभा, मतलब दोनों सदनों से पास होना जरूरी है और राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी है, तब बनता है। फिलहाल ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस तारीख को कौन से मतलब सदन में पास किया गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये याद होना चाहिए कि ये 2009 का नियम है, ठीक है। और ये इंप्लीमेंट कब किया गया है, लागू कब किया गया? 2010 में, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, ठीक है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हुआ है, नहीं, और भी देशों में, ठीक है। तो भारत कौन से नंबर का 135वां, ये पूछा जा सकता है आपको। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना, ठीक है ना। तो सबसे पहला राज्य कौन सा था? वो था राजस्थान, ठीक है, जिसने ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया। 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया, बोलो हाँ, ठीक है। 1 अप्रैल 2011 को आर्टिकल संपूर्ण, देखो 2009 में आया, 2010 से लागू किया गया। अब होता क्या है,
केंद्र सरकार ने तो पारित कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकारों को टाइम लगता है अपने अपने स्टेट में। जैसे अभी देखो नई पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, एनईपी जैसे बोलते हैं शॉर्ट में। केंद्र सरकार ने तो पारित कर दी थी, लेकिन और स्टेट अभी धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक ने पहली बार की है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश ने भी मान ली, गोवा ने भी लागू कर दी गई, गोवा में भी कर दी गई है लागू, ठीक है ना। तो कर्नाटक पहला ऐसा राज्य है जिसने नेशनल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूर्ण रूप से लागू किया है, ठीक है। तो हर स्टेट को टाइम लगता है अपने अपनी जगह पर लागू करना, ठीक है। तो आपको 3 सन याद रखने, 2009, 2010 और 2011। बोलो हाँ। अच्छा, यह एक संवैधानिक प्रावधान है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा कि आपको क्या याद होना चाहिए और उन्हीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, डीएसपी जैसे बोलते हैं आप, ठीक है ना, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के लिए, उसमें जो है अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि 45 में दिया गया, राज्यों को ये आदेश दिया गया है, उनका ये कर्तव्य है, ठीक है ना। क्या कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन दें और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये राज्यों का अपना कर्तव्य है, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों के अधीन ये दिया गया है। मूल अधिकारों, अच्छा मूल अधिकार की बात करें तो 21 यानी कि 21 में बोला गया, ठीक है ना। अच्छा, मूल कर्तव्य आपको पता है, आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो फंडामेंटल आपकी कुछ ड्यूटी भी है देश के लिए, ठीक है ना। तो उसमें 51A में ये दिए गए हैं। तो उसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है वो फ्री एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ। तो उसमें भी लिखा है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन दो और कंपलसरी दो कि बेटा पढ़ लो, बैठ के पढ़ो उन्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आरटी एक्ट 2009 शिक्षा के अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक तत्व देख लेते हैं। तो पूछ लिया जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछ लिया तो आप क्या करोगे, इसलिए पढ़ लो। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ये किनकी सोच थी? पहले महात्मा गांधी की सोच थी कि तो बुनियादी शिक्षा, बुनियाद मतलब आपका बेस, जो बुनियाद है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बिल्डिंग क्या ही स्ट्रॉन्ग होगी, सही बात। तो उन्होंने बोला कि 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, फिर यही लोग बड़े होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे, देश का नाम करेंगे, ठीक है। 1944 में सर्जेंट योजना आई थी, जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के जो बाल बालिकाएं होती हैं, लड़का लड़की होते हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो महात्मा गांधी और सर्जेंट आयोग, ठीक है। उसके बाद हर्टाग समिति आई 1929 में, उन्होंने सिफारिश की, ठीक है। इसको इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी वाला पॉइंट जरूर है। उन्होंने किस साल तक के बच्चों को? 7 वर्ष तक की आयु को, ठीक है ना। सर्जेंट आयोग है कि उसने पारित कर दिया था, ठीक है। तो कहाँ से? 6 से 14 वर्ष तक की आयु को, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान SSA के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य सार्वभौमिकरण किया गया था, इसको याद रखेंगे आप। इस एक्ट की विशेषताएं क्या है? ये केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करता है, यानी कि जिन बच्चों की आयु एज 6 वर्ष से 14 की है उन्हें ही निःशुल्क है एजुकेशन और कंपलसरी, ठीक है। अच्छा, यह नियम कक्षा 1 से 8 तक की सभी सरकारी एवं गैर सरकारी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो लागू होता है। इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी में 25% सीटें SC OBC BPL कार्ड, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है, और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट में जो लोग आते हैं, उनके बच्चों को ये मिलना चाहिए। 25% सीट जो है वो आधारित वो आरक्षित होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। आप देखते हो ना, जब रिजर्वेशन कराते हो आप रेल का, तो उसमें भी होता है ना, रिजर्वेशन करा लो, आरक्षित करा लो सीटें, तो ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए कि आपकी ये बर्थ है ही, ठीक है ना। इसी तरह स्कूल में कक्षाओं में सीट जो है वो आरक्षित होती है। जैसे 9th क्लास है, उसमें बोल दिया भाई जितने भी बच्चे हैं उसकी संख्या का 25% ये रिजर्व्ड है। उसमें जनरल के बच्चे जो आम मतलब जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, उनको रिजर्व उनको नहीं दिया जाएगा एडमिशन। ये उनके लिए जो SC ST से आते हैं या फिर BPL कार्ड है जिनके पास, ठीक है ना, उनके बच्चों को ये प्रदान की जाएगी। 25% आरक्षित है और रखनी भी चाहिए आरक्षित, क्यों? वरना इनको तो जगह ही नहीं मिल पाएगी, इन बेचारे बच्चों को, ये तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर सीट आरक्षित करेंगे तब तो एक्ट लागू कर पाएंगे। अब कोई स्कूल कह रहा है मैं नहीं दूंगा सीट, तो वहाँ पे ये नियम लागू ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो नियम लागू किया, कड़ाई के साथ किया, क्यों? सीट आरक्षित तो करो तब तो ये नियम लागू कर पाओगे, सही बात है नहीं। अब सीट है नहीं, नियम लागू कर दिया, क्या फायदा इस चीज़ का? तो सीट भी आरक्षित की गई, कितनी? 25%। गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो एक शिक्षक, एक टीचर जरूर होना चाहिए। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगर किसी की जो है टीचर की ट्रेनिंग नहीं हुई है, ठीक है, ट्रेंड टीचर नहीं है, तो 5 वर्ष के अंदर उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है ना। RT एक्ट का नाम मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु, अब देखो रेशियो देखना है बच्चों और टीचर का, आपको बस देखो ये लंबी लंबी लाइनें रटने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट पर बिल्कुल टारगेट करना है। क्या? 1 से 5 तक में 30 और 1 का रेशियो होना चाहिए। 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर 6 से 8 की बात की जाए तो 35 छात्रों पर एक टीचर होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर राज्य सरकार की नीति की बात करें तो उन्होंने कहा 40 पर 1, तो रेशियो समझ गए भाई। केंद्र ने बोला 6 से 8 में 35 पर 1 हो, 1 से 5 तक में 30 पर 1 हो, और राज्य बोल रहे 40 पर 1 हो, ठीक है ना। मतलब टीचरों का काम ज़्यादा है राज्य में, ठीक है ना। टीचरों को ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। RT एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल साइंस, SST जैसे आप बोलते हो, विज्ञान मतलब साइंस, और गणित मतलब मैथ्स। आप देखते हो 6 से 8 तक के बच्चों को साइंस आ जाती है, आप ठीक है, साइंस की बुक्स आने लगती हैं, मैथ्स पर्टिकुलर पढ़ाई जाने लगती है। और SST में क्या? हिस्ट्री, इतिहास, सिविक्स,
ठीक है, ज्योग्राफी, भूगोल, ये सब पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद जहाँ पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों, वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक मतलब एक हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल होना जरूरी है, जहाँ से 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों। ठीक है। अच्छा, इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो उनके पूर्ण विकास से मतलब रखता है बच्चों के, क्या कि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो भी हो अच्छे से। ठीक है, स्वास्थ्य रूपी जो वातावरण है वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। अच्छा, आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के 200 दिन कार्य दिवस होगा और 6 से 8 तक 220 दिन कार्य दिवस होगा। ये कंपलसरी है, ठीक है ना। कार्य दिवस मतलब वर्किंग डे, एक साल में 220 दिन पढ़ाया जाना चाहिए 6 से 8 तक के बच्चों को, और 1 से 5 तक 200 दिन। साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर है तो 366 हो जाएंगे, 366 हो जाएंगे। उनमें गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, त्योहारों की छुट्टियां होती है। एक साल में 52 तो संडे ही होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो ऐसे हटा के सब आपको 220 दिन पढ़ाना है। कौन से बच्चों को? जो 6 से 8 वाले होते हैं, ठीक है। और 1 से 5 वाले को 200 दिन पढ़ाना जरूरी है। छोटे बच्चे होते हैं तो कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ। बड़े बच्चों को ज़्यादा पढ़ाओ, उन्हें भी अच्छा पढ़ाओ, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अगर हम बात करें तो इसमें जो इनके देखो, ये जो एक्ट है, हर एक्ट में कुछ आर्टिकल होते हैं उनके। एक तो आर्टिकल अनुच्छेद आपने पढ़े होंगे संविधान के, लेकिन हर एक्ट के अपने अपने भाग होते हैं, अध्याय होते हैं, और उनमें अनुच्छेद होते हैं। तो इस एक्ट के भी कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद होने चाहिए, कुछ याद होने चाहिए, सभी जरूरी नहीं है। देखो, 7वें अध्याय के 38 यानी 38 जो आर्टिकल अनुच्छेद है उसमें एक अनुसूची शामिल की गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये अध्याय है और उनमें क्या क्या टॉपिक हैं वो दिए गए हैं, तो इनमें मेन आप याद कर लेना, ठीक है। तो कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है। पहले में प्रस्तावना है, ठीक है। दूसरे में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, बात की गई है उसकी। तीसरे अध्याय में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार और अभिभावकों यानी पेरेंट्स का दायित्व है कि वो भाई ये एक्ट को माने, लागू करवाएं और इसका पालन करें और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। अध्याय 4 में यानी 4th चैप्टर में स्कूल और शिक्षकों का दायित्व बताया गया है कि भाई क्या दायित्व है आपका, क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी बच्चों के लिए। 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए। सिलेबस तो कंप्लीट कर दो, पढ़ा रहे हो, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे। 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण, बच्चों के कुछ राइट्स होते हैं तो उनको भी आपको ध्यान देना है। 7वें में अन्य प्रासंगिक बातें और रेलेवेंट जो बातें इस एक्ट से रिलेटेड उसमें बताई गई हैं। तो आपको क्या याद रखना है? पेरेंट्स का दायित्व, ड्यूटीज़ किस में बताई गई? 3 में। केंद्र, राज्य, सारी सरकारों का, और पेरेंट्स का 3 में। इस एक्ट की बात किस में कही गई है? अध्याय 2 में। प्रस्तावना 1 से रिलेटेड याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सिलेबस की बात किसमें की गई है? 5 में। और देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वां, कोई पूछ के कि आरटी एक्ट 2009 में जो अध्याय 6 है उसमें किसकी बात की गई है? तो बच्चों के राइट यानी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके अनुच्छेद कुछ इस प्रकार हैं। देखो पहला अनुच्छेद है, जैसे संविधान के अनुच्छेद देखे होंगे आपने, देखे हैं ना। तो इस एक्ट के हर एक्ट के अपने अध्याय, अपने अनुच्छेद होते हैं, ठीक है ना। उसको कैटेगराइज किया जाता है, तब अच्छे से आदमी पढ़ पाता है, समझ पाता है। इसी तरह ये है, कैसे? देखो पहले अनुच्छेद में संक्षिप्त नाम और विस्तार, ठीक है, एक्ट के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परिभाषा दी गई है, उनको डिफाइन किया गया एक्ट को कि ये एक्ट ऐसा ऐसा है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 में, किसका अनुच्छेद 3 है भाई? आरटी एक्ट 2009 का अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा, आप टेंशन नहीं लो, अभी आपको मैं रिवीजन भी करवाऊंगा। प्रवेश नहीं दिए गए बालकों को या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की, उनके लिए उप प्रबंध किए गए। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण, ट्रांसफर कर दिया जाता है ना बच्चों को। जैसे किसी के पापा का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो उसका स्कूल चेंज होना है तो ट्रांसफ़र कर सकते हो एक स्कूल से दूसरे। जैसे सीबीएसई स्कूल होते हैं, जैसे केवीएस वगैरह, केवीएस के आप फॉर्म भरोगे तो उसमें देखते हो कि ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक केवी से दूसरी केवी में, उसी कक्षा में बच्चों को मिल जाता है एडमिशन, ठीक है। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण। अच्छा, 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार होना चाहिए। विद्यालय अगर आप बना रहे हो तो निर्धारित सीमा में, जे नहीं 5 वर्षीय योजना चला रहे 5 साल में एक कक्षा बना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध करवाएं, ये उनके लिए अनिवार्य है। सरकारी नहीं करेगी तो फिर क्या ही लागू होगा? समुचित सरकार के कर्ता 9 में। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, बुनियादी ढांचा 6 में बोला गया है और निःशुल्क शिक्षा 3 में बोला गया है। और संक्षिप्त नाम पूछ सकते हैं, परिभाषा तो 1 और 2 की बात की गई है। चलिए, और दुर्बल एवं अलाभित समूह के लिए नज़दीकी निजी विद्यालयों में 25%, SC, ST, OBC और बिलो BPL कार्ड वाले जो परिवार हैं उनमें जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के, उनके लिए 25% आरक्षण बिल्कुल अनिवार्य है। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 और अनुभिचक प्रक्रिया का ना होना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवेश धारणा आयु, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बालक प्रारंभ में या बेहद समय 6 माह तक कभी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। तो पहले में संक्षिप्त नाम, दूसरे में परिभाषा, तीसरे में इस एक्ट को बताया गया। अभी तक में इतना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। आप ये PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरा पढ़ लेना। हाँ, ये देखो भाई, 17वें अनुच्छेद में बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध। पनिशमेंट नहीं दे सकते हो हम, कुटाई नहीं दे सकते हो। पता चल पहले चलता तो कुटाई दे देते बच्चों की, ठीक है ना। क्यों होमवर्क करके नहीं लाए तो मैं कूट दिया उसे, अरे पूछ तो लो क्यों करके नहीं लाया, क्या पता उसे प्रॉब्लम आ रही, उसे समझ में नहीं आया, शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चे को समझ नहीं आया, उसने होमवर्क नहीं किया, सही बात है। तो क्या है, पता चला शिक्षक गया गुस्से में, उसने उसे झुकाया सिर से और पीठ में दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। पनिशमेंट
अब नहीं दे सकते आप। कैसे डील करोगे? पॉजिटिव सेंस में बच्चे से कंसर्न करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों होमवर्क नहीं किया, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही हो, आप डील करो, उसे समझाओ, उसे मोटिवेट करो, अगले दिन वो होमवर्क करके लाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन इज मस्ट। सबको साथ लेके चलो, ऐसा नहीं होशियार कोई पढ़ा रहा है, क्यों मेहनत कम लग रही है, ऐसा नहीं है। कमजोर वालों को भी साथ लेके चलो, एवरेज वालों को भी साथ लेके चलो, होशियार बच्चों को भी साथ लेके चलो, ठीक है। मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना किसी विद्यालय का स्थापित ना किया जाना। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो विद्यालय बना नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल एक जो है एफिलेटेड होना चाहिए वो स्कूल कॉलेज। विद्यालयों का जो है मानक होने चाहिए, कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि इस बेस पे विद्यालय अच्छा है या बुरा है जज करेंगे हम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या पढ़ लेना। अच्छा, और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें। देखो भाई, आपके लिए भी तो नियुक्ति अगर हो रही है, केवीएस की नियुक्ति आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्रूटमेंट आएगी, वैकेंसी आएगी, तो उसमें आपकी शर्तें क्या होती हैं भाई? जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी योग्यता होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए अगर बड़े बच्चों को पढ़ाना है, पेपर 1 क्लियर होना चाहिए प्राइमरी को अगर पढ़ाना है, ठीक है, बीएड होना जरूरी है। ये सब योग्यता हैं, शर्तें हैं सरकार की। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। शिक्षक बनना है तो ये शर्तें पूरी करवाओ, स्कूल में पढ़ाने लगो। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, ये भी विद्यालय का एक मेन मोटिव होना चाहिए। अगर शिक्षक का टीचर ही प्रॉब्लम में होगा तो पढ़ाएगा कैसे? अब टीचर फ्रस्ट्रेटेड है, वो समझा ही नहीं पा रहा कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते, क्यों? उसका सिर खुद घूम रहा। बताओ गलत कह रहे हैं? तो यही चीज़ है। अच्छा, छात्र शिक्षक अनुपात आपको बताया, राज्य में 40 और 1, मतलब 40 बच्चों पर एक शिक्षक जरूरी है, ठीक है। 100 से ज़्यादा बच्चे हो जाए तो एक प्रिंसिपल, एक हेडमास्टर जरूरी है, ठीक है ना। और केंद्र लेवल पे क्या है, 35 बच्चों पे एक जरूरी है, 30 बच्चों पर एक अनुपात भी होना चाहिए। नहीं 100 बच्चों की क्लास है, एक टीचर दे दिया, क्या कर लेगा एक टीचर? बताओ जरा। कुछ बच्चे पीछे बैठे, वो अपना कुछ भी कहानी बना रहे हैं, आगे वाले बच्चे डर के मारे पढ़ रहे हैं बस, तो कैसे सबको पढ़ा पाओगे? शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। अगर किसी विद्यालय में टीचर कम है, बच्चे ज़्यादा है, या टीचर है ही नहीं है, तो भाई टीचर लाओ, नियुक्तियाँ निकालो, रिक्त जो पद हैं, खाली पद हैं, जो वैकेंट पद हैं, उनको भरो और बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षक को किसी गैर शिक्षक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने सुना होगा, जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें टीचरों की जो है वो ड्यूटी लगा दी जाती है, गवर्नमेंट टीचर होते हैं जो। तो इसमें दिया गया है जनगणना, अगर कोई आपदा आता है उसमें चुनावी प्रक्रिया, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो 3 चीज़ को छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किस अनुच्छेद में बोला गया है? 27 में। कितनी? 3 चीज़ें बोली। देखो 3 × 9 होता है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। 3 × 9 क्या होता है? 27 होता है। 3 9 27। तो 27वें अनुच्छेद में बोला गया है क्या? 3 चीज़ें। क्या? जनगणना, आपदा यानी डिजास्टर, और इलेक्शन। इन चीज़ के अलावा और कहीं नहीं लगा दोगे। पर्सनल जे नहीं, प्रिंसिपल पता चला अपना पर्सनल काम करवा रहा है टीचर से, जाओ हमारे यहाँ से टिफिन ले आओ, लंच ले आओ, ठीक है ना। या कोई अधिकारी टीचर को लगाएं किसी काम में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को सिर्फ या तो पढ़ाओ, या जनगणना कराओ, या इलेक्शन कराओ, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की स्थिति में मदद करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट ट्यूशन का शिक्षण नहीं करेगा। मतलब क्या? प्राइवेट ट्यूशन के लिए आप फोर्स नहीं करोगे, पढ़ाओगे नहीं। जितना टैलेंट है टीचर क्लास में ही दिखाओ, ठीक है ना। बच्चों को मस्त पढ़ाओ। पाठ्यक्रम में मूल्यांकन आप पढ़ाएंगे और मूल्यांकन करेंगे। परीक्षा समापन प्रमाण पत्र, रिजल्ट दे दिया जाता ना कि भाई परीक्षा पास हो गई, आपका बच्चा उत्तीर्ण हुआ है, फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, ये थर्ड आया। बालकों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, ठीक है ना। ये जो अधिकार है ढंग से रेगुलेट हो भी रहा है नहीं, उसको मॉनिटर करो। कौन करेगा? विद्यालय करेगा। शिकायतों को दूर करना 3 माह के भी, अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है, किसी की कोई जो शिकायत है, ठीक है ना, क्वेरी है, उसको 3 माह के भीतर सॉल्व कर दो। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें सदस्य 15 होने चाहिए। ये राज्यों को भी है आदेश इस एक्ट का, केंद्र सरकार के लिए भी है, ठीक है ना। और जो गैर सरकारी विद्यालय उनके लिए भी है, विद्यालयों के लिए भी है, सबके लिए ये नियम है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है। और इसके जो मेजर सेक्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ। धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क, आपको मैं बता चुका हूँ। देखो 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है भाई। होती है ना कि इस एज के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ये अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिख दिया है, माता पिता व संरक्षक के कर्तव्य। देखो सिर्फ पढ़ना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, पेरेंट्स का भी काम है कि वो कैसे डील करते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो उनके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। बच्चा पढ़ना चाह रहा, पेरेंट्स भेज नहीं रहे स्कूल में, तो ये भी गलत है। फीस नहीं ली जाएगी। क्यों नहीं ली जाएगी? अरे भैया एक्ट बोल रहा निःशुल्क है, विदाउट एनी फी। जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश। अब किसी का भाई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अब ऐसा थोड़ी कह दोगे भैया तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तुम पैदा नहीं हुए, भी पढ़ो नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी कागजी कार्रवाई टाइम पे पूरी नहीं हो पाती है, इसका मतलब ये नहीं है आप एडमिशन नहीं दोगे, ठीक है। प्रवेश से इनकार ना किया जाना, आप प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, भैया एडमिशन देना पड़ेगा। क्यों? एक्ट का नाम ही है अनिवार्य, दंड नहीं, पनिश तो कर ही नहीं सकते बच्चों को। क्यों? प्यार से समझाओ, प्यार से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, पॉजिटिव और मोटिवेट होकर पढ़ाओ, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति होना अनिवार्य है। और छात्र शिक्षक अनुपात 25 में बोला गया, अनुपात 25 में बोला गया। क्या? 40 पर 1 होना चाहिए, 35 पर 1 होना चाहिए, 30 पर 1 होना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल होना अनिवार्य है। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध, ठीक है ना। ऐसा नहीं है तुम कक्षा में पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चों को मजबूर कर रहे हैं, सुनो घर पे आओ ट्यूशन में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा आप पढ़ा पाएँ, जितनी आप में क्षमता हो, पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी मोटिवेट रहेंगे कि हमारे शिक्षक जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो डेली स्कूल आइए। देखो जहाँ पे शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं ना, बच्चे वहाँ डेली आते भी हैं, ठीक है ना। अटेंडेंस उन्हीं क्लास की फुल होती है जहाँ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं स्कूलों में देखना बच्चे आते ही नहीं है, क्योंकि टीचर पढ़ा भी तो नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन टीचरों का भी ये विद्यालय का कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य है कि वो टीचरों का भी ध्यान रखे, ठीक है ना। उन्हें सैलरी टाइम पर दे, उनकी भी शिकायतों को दूर करे, ठीक है। उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सुने, ठीक है। अगर टीचर खुश रहेगा तो खुशी से पढ़ाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा, पूरी ऊर्जा से पढ़ा पाएगा, ठीक है। और धारा 30 में प्रमाण पत्र, रिजल्ट मिलता है ना, सर्टिफिकेट मिलता है, आप क्लास 9 पास हो गए, 10th में जाओ, तो ये भी जरूर है। शिक्षक की भूमिका को इसमें बताया गया कि भाई पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा करा दो,
और समय पे करा दो, ठीक है ना। और टाइम टेबल बनाना होना चाहिए। कैसे? टाइम टेबल जरूर दिया जाना चाहिए बच्चों को। क्यों? देखो आज जो एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें क्या है कि बिना भार के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, मतलब उन पर बर्डन नहीं डालना है। किसका बर्डन नहीं डालना है? बैग का बर्डन नहीं डालना है, बोझा नहीं डलवाना है बच्चों को। क्यों? टाइम टेबल बनाओ कि भाई एक दिन में 4 पीरियड लगेंगे, 4 पीरियड लगेंगे, उसमें 4 विषय पढ़ाए जाएंगे, तो सिर्फ उन 4 की आप नोटबुक लेके आइए। जे नहीं सुनो पूरा बैग ले आना, जो मन होगा कल पढ़ा देंगे, मैथ भी हो सकता है, हिंदी भी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। बेवजह बर्डन भार आपको बच्चों को नहीं देना है, ये आपका कर्तव्य है। अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराना, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक के कार्य 1 से 5 तक 200 कार्य, एक साल में 200 दिन आपको पढ़ाना है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। और अगर घंटों की बात करें तो 800 घंटे, हफ्ते में एक दिन में नहीं, कैसे पढ़ा लोगे एक दिन में, होते 24 घंटे, पूरे साल की बात की जा रही है। 6 से 8 तक की अगर बात करें तो 220 दिन बता चुका हूँ, और 1000 घंटे आपको पढ़ाना ही है बच्चों को, ठीक है। प्रति सप्ताह 45 घंटे, 45 आवर्स आपको पढ़ाना ही है, ठीक है। अच्छा, शिक्षक द्वारा एक सप्ताह में न्यूनतम 45, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है। देखो इस पूरे एक्ट में मैं बताऊं क्या क्या पूछा जा सकता है, अब सुनो आप। किस सन में लागू हुआ? 2009 में लागू हुआ, ठीक है ना, पारित हुआ। इंप्लीमेंट कब से हुआ? प्रयोग में कब से लाया गया? 1 अप्रैल 2010। सबसे पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कब? 2011 में उसने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, कुछ अध्याय, पहले में क्या है? संक्षिप्त नाम है, दूसरे में क्या है? परिभाषा है, तीसरे में इस एक्ट की बात कर दी गई। बोलो हाँ, ठीक है ना। शिक्षकों को कहाँ नहीं लगाया जा सकता? जनगणना में नहीं लगाया जा सकता। किस में लगाया जा सकता? जनगणना में, आपदा में लगाया जा सकता है, और इलेक्शन ड्यूटी में। और कहाँ नहीं लगाया जा सकता? कहीं और नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अच्छा, कहाँ बोला गया है? ये 27वें अनुच्छेद में बोला गया, याद है? 3:9 मैंने बोला है, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। अनुपात 35 पर 1 हो, ठीक है, 40 पर 1 हो, ठीक है, और कितने? 30 पर 1 हो। तो ये अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 से 5 तक के बच्चों को 200 घंटे, बड़े बच्चों को 200 घंटे बोल रहा हूँ, 200 दिन, बड़े बच्चों को 220 दिन, और घंटे की बात की जाए तो उन्हें 800, और बड़े बच्चों को 1000 घंटे पढ़ाना चाहिए। बोलो हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पे आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ये जो देखो जितने भी अनुच्छेद हैं मैंने लिख दिए हैं। और अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई ST SC OBC वालों के लिए कितना होना चाहिए? तो 25% का जो है आरक्षण, रिजर्वेशन होना चाहिए हर विद्यालय में। भाई सीट रिजर्व नहीं करोगे तो कैसे बिठा पाओगे, कैसे अनिवार्य शिक्षा दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, मैं इधर पे देखो फिर से मैंने दिखा दिया, ये अध्याय है पूरे, ठीक है, इस एक्ट की बात की गई है। बोलो हाँ पूरे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा पढ़ा दिया गया है, 30 से 1, 35 से 1, 40 से 1। पूरे एक्ट में जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इतनी बार रिवाइज करवा दिया गया कि आपको रट गया होगा, ठीक है। इसमें शिक्षक की भी ड्यूटी बताई गई है कि कैसे आपको बच्चों के साथ डील करना है, ठीक है। शिक्षकों के बारे में भी बात की गई है कि शिक्षकों का भी ध्यान देना चाहिए भाई, ठीक है, ऐसे नहीं कि उनकी सुनी नहीं रहे। अच्छा, पूरे हफ्ते, पूरे सप्ताह में कितना? 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, ठीक है, शिक्षक के लिए। अच्छा, इसके अलावा अध्यापकों के मूल कर्तव्य बताए गए, मुख्य कर्तव्य बताए गए, ठीक है। तो वो ये आप देख लेना, और ये अनुपात है भाई, देख लीजिएगा, ये आ सकते हैं। तो ये मैंने दे दिया गया। बाकी मैंने रेशियो आपको बता दिया गया कि 1 से 5 तक में राज्य सरकार का जो केंद्र सरकार का है 1 से 5 तक में 30 पे 1, बड़े बच्चों का 35 पे 1, ठीक है। और जो राज्य सरकार है वो 40 पे 1, ठीक है। 100 से ज़्यादा है तो एक प्रिंसिपल होना अनिवार्य है। ये आप देख लीजिए, ये आप दिए गए हैं तो देखिएगा। और शिक्षा का निःशुल्क होना अनिवार्य है, ठीक है, नाम ही है फ्री एजुकेशन। तो दोस्तों ये पूरा पढ़ लीजिएगा, और आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, 2000 सीधे मेन पॉइंट बोल रहा हूँ, आप मन में बनाना कि ये किस चीज़ का आंसर दे रहा है सर। 2009, 2010, 2011, 1 अप्रैल 2010, 35 पर 1, 30 पर 1, 40 पर 1, 100 से ज़्यादा पर 1, ठीक है। 25% समझ जाओ, 25% किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 माह के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष के अंदर विद्यालय बन जाना चाहिए, ठीक है। जनगणना, डिजास्टर और इलेक्शन के अलावा टीचरों को कोई और काम नहीं देना चाहिए सिवाय पढ़ाने के। बोलो हाँ, ठीक है। तो इसी के साथ अपने इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, रट गया होगा, आपको रिवीजन की भी नीड नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। चलिए, थैंक यू, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।